और डूंगरपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म। 9वीं क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। स्कूल के ही एक छात्र पर दुष्कर्म का आरोप है। 12वीं कक्षा में यह आरोपी छात्र पढ़ता है। पुलिस ने 2 छात्रों को डिटेन किया है। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने पॉक्सो की धारा में मामला दर्ज किया है। यह मामला 24 जनवरी का बताया जा रहा है। तो डूंगरपुर में एक स्कूली बालिका के साथ रेप की वारदात। पुलिस ने इसमें आरोपी छात्र को भी डिटेन किया है। 2 छात्रों को डिटेन किया है और उसी स्कूल का 12वीं क्लास का वो छात्र बताया जा रहा है। थाना में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का प्रकरण है। 24 तारीख की घटना बताई जा रही है, जिसमें 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को उसी के स्कूल वाले 2 लड़के मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए जंगल में, जहाँ एक लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता अभी वर्तमान में डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता के हमने 161 के बयान ले लिए हैं और उसके परिजनों के भी बयान हम ले चुके हैं। पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया है। अभी पीड़िता जेल इलाज है। जैसे ही उसका अस्पताल से छुट्टी होगी तो घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा और 164 के बयान करवाए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जयेश पंवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, इस पूरे मामले को लेकर अब क्या अपडेट? क्या उस आरोपी छात्र की उम्र की तस्दीक कर ली गई है? अब पुलिस उस छात्र को गिरफ्तार कर चुकी है या अभी भी जांच बाकी है? आसिफ, मैं बताना चाहूंगा, दोनों जो आरोपी हैं 12वीं कक्षा के छात्र हैं और आज 26 जनवरी की वजह से स्कूल बंद है। पुलिस जो है वो स्कूल से उनकी उम्र का सत्यापन करना चाहती है, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से उनका उम्र का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल राउंड अप कर रखा है, लेकिन वो नाबालिग होंगे तो अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, वहीं अगर वो बालिग निकले तो अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। इसलिए पुलिस ने अभी उनको राउंड अप करके रखा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। आसिफ जी जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल पुलिस दोनों छात्रों की उम्र की तस्दीक करने में जुटी हुई है, यानी कि दोनों ही सूरत में गिरफ्तारी होगी। अगर नाबालिग पाए जाते हैं धाराएं अलग होंगी और अगर वो बालिग मिलते हैं तो धाराएं अलग होंगी। चूंकि आज छुट्टी का दिन है और स्कूल से उम्र का पता करना था, लिहाजा आज सिर्फ डिटेन किया गया है। गिरफ्तारी में अभी समय लग सकता है। शाहपुरा शहर के वार्ड संख्या 24 में ड्यूटी से घर जा रहे एक पुलिसकर्मी पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची शाहपुरा पुलिस घटना की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जयपुर से आया था और अपने घर गांव लेटकाबाद जा रहा था। इसी दौरान 3 व्यक्तियों ने मेरा पीछा करके होलेवाड़े के रास्ते में मुझे गिरा दिया और लूट के चक्कर से पिस्टल दिखाकर मेरे बाइक में रखे सामान को निकाल ले गए, जिसमें केवल टिफिन था। कोटा की सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी शराब की 112 पेटियां बरामद की। आरोपी कालूराम गवारिया सुल्तानपुर के श्री राम कॉलोनी का रहने वाला है। तो कोटा में ये अवैध शराब बरामद की गई है। साथ ही एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसान की जमीन नीलाम करने के मामले में एसडीएम, तहसीलदार और बैंक मैनेजर के खिलाफ रामगढ़ पचवारा थाने में किसान नेता रवि सोनर ने परिवार किया। रवि सोनर ने कहा कि 18 जनवरी को 3,87,000 का कर्ज लेने वाले किसान कजोड़ मीणा की जमीन 46,51,000 रुपए में नीलाम कर दी गई, जबकि जमीन करोड़ों की है। लेकिन भू माफिया और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर कम दाम में जमीन को नीलाम करवा दिया। वहीं परिवार में लगे आरोपों को एसडीएम और तहसीलदार ने खारिज कर दिया है।
जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की, जहां जिला कलेक्टर के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। सुभाष गर्ग ने कोविड प्रबंधन को लेकर अधिकारियों से चर्चा करने के साथ आवश्यक फीडबैक लिया, साथ ही व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार का बजट भी जादूगरी वाला बजट होने वाला है। एक तो टीम है पुलिस की और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की, लोकल जनप्रतिनिधियों की, वार्ड मेंबर्स, वार्ड पंच, सरपंच, इनकी भूमिका को और बढ़ाते हुए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें। जहां भी वैक्सीन लगवाने के लिए थोड़े से भी लोग रिलेक्टेंट होते हैं कई जगह, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो उसके भी निर्देश दिए हैं NGOs के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कि ये कैसे भी हमारा टारगेट 100% अचीव करे सेकेंड डोज का। इसी तरह से बूस्टर डोज का जो पात्र लोग हैं, जिनको कि करीब 9 महीने हो चुके हैं, तो उस बूस्टर डोज के लिए भी अभियान चलाया जाए, उनको मैसेजेस जाएं। तीसरा मैंने कहा है, इस अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो है अब कैंपेन के माध्यम से डिस्प्ले किए जाएं बोर्ड्स के। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और पूरा देश गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न में डूबा हुआ है। इस मौके पर देश में कई शानदार और जानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के राजपथ पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। वहीं राजपथ पर भव्य परेड के साथ कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। और ये 4 तस्वीरें आज राजपथ पर, ये नजारा, राष्ट्रपति ने झंडा फहराया और आसमान में वायुसेना का दम। राजपथ पर आन बान और शान, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई नेशनल वॉर मेमोरियल पर। और सीएम अशोक गहलोत ने सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद सीएम गहलोत पीसीसी और बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया। पीसीसी में सीएम मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हमें आजादी आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए हमने कई त्याग और बलिदान किए हैं। सीएम ने कहा कि आज का दिन संविधान की रक्षा के संकल्प का दिन है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का आजादी में अहम योगदान रहा है। देश आज प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, इसकी नींव कांग्रेस ने ही रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में माहौल खराब है, ऐसा माहौल बन गया है कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। अशांति, अविश्वास, तनाव का माहौल है। युवा पीढ़ी को हमारे इतिहास को जानना चाहिए। देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। गहलोत ने इस मौके पर बीजेपी पर भी हमला बोला। इतिहास बनाया कांग्रेस ने। महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, आज 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, पर जो संविधान निर्माण हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, त्याग बलिदान कुर्बानी हुई, उसके कारण संभव हुआ। आज संविधान हो चाहे लोकतंत्र हो, उसके लिए ऐसा माहौल बन गया है कि पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त में।
तमाम एजेंसियों पे दबाव है देश के अंदर, चाहे जुडिशरी हो चाहे अन्य एजेंसी हो। अशांति का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, तनाव का माहौल है। हम बार बार कहते हैं फ्यूचर को बनाने के लिए, क्योंकि कल का भविष्य, देश का भविष्य उन पर निर्भर करेगा। युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कार, संस्कृति, परंपराएं कायम हो, उस संविधान को सामने रख करके संकल्प लेके आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति भी है। ये कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस एक आंदोलन की तरह देश के अंदर है। आज 135 साल का इतिहास अगर है, लंबा इतिहास है, तो आप सोच सकते हो कि इसके अंदर ये समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। इसमें पहले भी कई लोग गए बड़े बड़े, उनको वापस आना पड़ा पार्टी के अंदर। ये इतिहास गवाह है। कोई छोड़ के जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाए उसका स्वागत है, आए उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, नहीं भाई जाना हो तो जाओ, बाकी तो कम से कम लोग काम करें। आप चले जाओगे, जो आप पार्टी में रह करके भी आप अगर पार्टी बुराई करोगे, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर पार्टी की बात नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नुकसान है पार्टी को। इससे अच्छा आप जाइए बाहर। ये हमारी भावना है। अब जो कोई विधायक का नाम जो है, जिसके लिए कहा गया है, वो टेक्निकली वो नाम नहीं होगा, अलग बात है, पर कानून तो पास हो ही नहीं असेंबली के अंदर। ये तो रिकॉर्ड के अंदर है। राजभवन नहीं जानते इस बात को, तो राजभवन ने कह दिया भाई कि नहीं, इस नाम का कानून हमारे पास नहीं आया, तो नहीं आया उनके पास में। वो सीवीसी का कानून जो संशोधन हुआ है, वो उनके पास गया हुआ है, वो पेंडिंग है। ये बात हमने कहा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज दुर्भाग्य से ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो संवैधानिक संस्थाओं का महत्व कम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी सरकारों को गिराने के षड्यंत्र हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूमिका और बढ़ जाती है। हमें ऐसी ताकतों का पुरजोर तरीके से जवाब देना होगा। आज जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। आज जो बोलने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, जो कानून व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में जो काम हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का सम्मान करते हुए संविधान के मुताबिक काम किया। दुर्भाग्य से ऐसी लोग सत्ता में, केंद्र में आ गए, जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, जो संस्थाएं हमारे देश के लिए मान और सम्मान और गौरव का विषय है, उन सब संविधान संस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं, उनको किस तरीके से छिन्न भिन्न करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। संस्थाओं को, संविधान को, उस देश को आगे प्रगति के राह पर आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा, जहां विरोध करना पड़ेगा गलत बातों का, उसका विरोध करेंगे, और जहां हमें सहयोग करना पड़ेगा, वो सब मिलकर के 36 कौमों के लोग हम सहयोग करेंगे, और उस देश का मान और सम्मान और कीर्ति इसी तरीके से बढ़ती रहे। और उन महापुरुषों को जिन्होंने आज़ादी के समय में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो बलिदान हो गए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। गणतंत्र दिवस का जश्न प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई जगहों पर सरकार के मंत्रियों ने झंडा फहराया। मंत्री सुभाष गर्ग ने जोधपुर में, ममता भूपेश ने झुंझुनू में, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में तिरंगा फहराया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर में, अशोक चांदना ने बूंदी में और मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजसमंद में झंडारोहण किया। ठीक उनके पीछे होमगार्ड पुरुष नेतृत्व श्री जबर सिंह जी, प्लाटून कमांडर, होमगार्ड महिला। मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में तिरंगा फहराया। प्रमोद जैन भाया ने बारां में, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने जयपुर में, हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ब्रजेंद्र ओला ने चूरू और राजेंद्र गुड़ा ने टोंक में तिरंगा फहराया। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी।
देश भर में गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच राजधानी जयपुर में आज पक्षी प्रेम का अलग ही नजारा देखने को मिला। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर अल्बर्ट हॉल पर पक्षी प्रेमियों ने मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी में मांझे से घायल हुए पक्षियों का इलाज कर उन्हें खुली हवा में आजाद किया। इन परिंदों में सबसे ज्यादा तादाद कबूतरों की थी और इस दौरान अल्बर्ट हॉल पहुंचकर इस अनूठी पहल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि आज हमारा संविधान का बहुत ही खास दिन है और हमारे नैतिक मूल्यों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के हम जितने जागरूक हैं उतने ही इन परिंदों के अधिकारों को लेकर के हम जागरूक हैं। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इन चीज़ों को लेकर के आप देखें कि ये टीम लगातार जुटी हुई थी। कितने परिंदे थे आपके पास में, कब से आप लोग इनके इलाज में जुटे थे, क्या क्या आपने काम किया? हम लोग 14 जनवरी से हमने मकर संक्रांति का कैंप लगाया था और तकरीबन हमारे पास 400 कबूतर आए थे, जिनमें से आज हम लोग 90 कबूतरों को वापस खुले आसमान में रिलीज़ कर रहे हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है, इनको ठीक किया है। और कबूतरों के अलावा हमारे पास चीलें भी आई थी, तोते थे, उल्लू था, कौवा था। एंड आज हम 90 कबूतरों को वापस ठीक होने के बाद आसमान में रिलीज़ कर रहे हैं। 90 कबूतर यहाँ किए जा रहे हैं। आपका नाम बताइए, कहाँ से आप? शाम्भवी कुमारी मेरा कितने परिंदे आपके पास है? कैसी कैसी इंजरीज थी? कितना मुश्किल था इनका इलाज करना? करीब 200 कबूतर, काइट्स, जो चील होती है वो हमारे पास आई थी। उनकी इंजरीज होती हैं, जैसे विंग कट जाता है, फ्रैक्चर्स हो जाती हैं, न्यूरल इंजरीज हो जाती हैं, तो एम्पुटेशन भी होता है कईयों का। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये एक एक करके रिलीज करेंगे। ये पूरी टीम है जो लगी हुई है यहाँ पर। शंभवी, आप इनको एक बार आज़ाद कीजिए। किस तरह से आप इन्हें खुले आसमान में छोड़ेंगे? ये तमाम लोग हैं, ये एक एक करके जब है परिंदों को खोला जाएगा, इनको रिलीज किया जाएगा। जी देखिए कि ये आज़ाद किया जा रहा है उन परिंदों को जो जिनका इलाज किया गया। बाकायदा ये नज़ारा है इन खूबसूरत परिंदों का जिनको बाकायदा ट्रीटमेंट दिया गया। ये यहाँ से निकल रहे हैं अब खुले आसमान में वापस। और ख़ास तौर पर वो परिंदे हैं जो पूरी तरह से घायल हो गए थे, जिनकी उम्मीद नहीं थी कि कभी आसमान में उड़ पाएंगे, निकल पाएंगे और ये वापस सामान्य हो पाएंगे। ये तमाम लोग देखिए कि इन परिंदों को रिलीज़ कर रहे हैं और इन परिंदों को रिलीज़ करने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर लाया गया है, लंबे अरसे तक इन्हें इलाज के दौरान यहाँ रखा गया। और ये बड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर और हमारे आज के पहले जीनियसेस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर। नमस्कार, कम सिट। Now, your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Sri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? That so nice to see you. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, Malaya Jashitalam. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. नमस्ते जूही, come. How are you? I'm great. आइए बैठिए. बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me.
मेरे डैड के साथ रह के आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम हिम. ही एज वेल इज अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको विद इन साइंस? The fact that science has the power to change anything. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।